आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही अच्छे से समझना है और मैंने आपसे कहा था कि आप एक नोटबुक जरूर बनाइएगा। तो जो भी मैं डेफिनेशन और जिस तरीके से सॉल्यूशन करूंगा आप वो सब अच्छे से लिखते जाना, क्योंकि टॉपर बच्चे जिस तरीके से लिखते हैं ना अपनी कॉपी में बोर्ड एग्जाम में, मैं उसी तरीके से हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बता रहा हूं। तो आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम हेडिंग लगा देंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे ये तो परिभाषा हो जाएगी। तो फिर इसको समझते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 16। तो ये जो 16 संख्या है इसमें 16 का यानी स्वयं 16 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल 16 एकम 16 एक बार भाग चला गया। क्या 16 के अलावा और भी किसी दूसरी संख्या का भाग जाएगा? तो बिल्कुल 16 में आप 2 का भाग कर सकते हो, तो 2 अट्ठे 16 8 बार चला जाएगा। 16 में अगर आप चाहो तो 4 का भाग भी कर सकते हो, तो 4 चौके 16 4 बार भाग चला जाएगा। ये 8 बार कटा है और ये यहाँ पे 4 बार कैंसिल होगा और 16 से 16 का भी जाता है, यानी संख्या स्वयं से तो भाग जा रहा है, इसके अलावा दूसरी संख्याएं जैसे कि 2 और 4 इनसे भी भाग जा रहा है। इस चीज को समझना है। तो इन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं जो आसानी से विभाजित हो सकें। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 11। अब ये जो 11 है इसके बारे में बड़े ध्यान से समझो और सोचो एक बात। कैसे कि 11 का 11 में भाग तो चला जाता है, 11 एकम 11 एक बार, यानी संख्या स्वयं से भाग चला गया एक बार। लेकिन क्या और कोई दूसरी संख्या सोच पा रहे हो जो जिससे 11 विभाजित हो जाए? तो नहीं सोच पा रहे होगे, इसलिए 11 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा जैसे आप सोचोगे, अगर आप कोई संख्या दूसरी ले लेते हो जैसे 9, सोचना इस बात को, तो 9 का उसी संख्या 9 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल संख्या स्वयं से भाग चला जाएगा। ये तो चला ही जा रहा है, ये तो हर संख्या में जाता है, क्योंकि संख्या स्वयं से तो विभाजित होती ही है एक बार। लेकिन भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होंगी जो संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सके। जैसे 9 में अगर हम 3 का भाग दे दें तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 बार विभाजित हो गया 9। यानी कि जो संख्या 9 है ये संख्या स्वयं 9 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन किसी दूसरी संख्या 3 से भी वो विभाजित हो गई 3 बार। तो 9 एक क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। मैं आपके सामने और एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मैं आपके सामने चलिए 5 ही ले लेता हूं। 5 के बारे में सोचिए, क्या 5 संख्या खुद 5 से विभाजित होगी? तो आप कहोगे यस, संख्या स्वयं से तो कोई भी दुनिया की संख्या खुद से विभाजित तो हो ही जाएगी। तो 5 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन क्या 5 के अलावा हम क्या कोई दूसरी संख्या सोच सकते हैं? 5 के अलावा क्या दूसरी संख्या है जिससे 5 कट जाता हो? तो 5 से छोटी ही कोई सोचनी पड़ेगी। तो ना 2 है ना 1 है, 1 तो छोड़ ही दो, 2 3 4 इन किसी से भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है पूरी बार। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो अभाज्य है, भाज्य नहीं है। भाज्य कब होगा? जब स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। देखो जैसे एक आखिरी एग्जाम्पल और आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने यहां पे लेके आता हूं 20, संख्या एक 20 है। बताइए भाज्य है कि अभाज्य? सोचिए जरा, भाज्य है कि अभाज्य है? तो आप कहोगे कि देखो 20 में 20 का तो भाग जाएगा ही तो एक बार, लेकिन क्या ये जो संख्या 20 है स्वयं के अलावा भी क्या कोई दूसरी संख्याएं हैं जिससे भाग चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 से भी चला जाएगा, 10 बार कट जाएगा पूरी बार। फिर संख्या 20 में 4 से भी जाता है 5 बार में, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 कटता है। तो हम कह सकते हैं, और फिर 20 का 5 में भी जाएगा तो 5 चौके 20 4 बार में कटेगा। तो 20 भाज्य है, विभाजित हो रही है, स्वयं से तो हो ही रही है, लेकिन अदर संख्याएं भी हैं जैसे 2 4 5।
जिनसे वो विभाजित हो पा रही है। 10 से भी हो जाएगी, जैसे 20 के बटे में अगर संख्या 10 लिख दें तो 10 दूनी 20 2 बार में हो जाएगी। तो जो अन्य संख्याएं हैं, संख्या स्वयं के अलावा, स्वयं से तो होगी ही, लेकिन अगर किसी दूसरी संख्याओं से भी हो रही है तो वो भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो भाज्य संख्याओं के उदाहरण हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने किस किस का एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 20 ही ले लो, चलो 20 में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो 4 में 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो 6 में 6 का तो जाता ही है, साथ में 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी होता है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, है ना। इस तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं, स्वयं से तो होती हैं लेकिन किसी दूसरी संख्या से, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कभी कभार स्कूल में कोई पूछ लेता है ना, या फिर नॉलेज के लिए याद रखो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी है अभाज्य संख्याएं। अच्छा, एक बात और है कि भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप देख सकते हैं, ये स्पेलिंग हो जाएगी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, जैसे भाज्य का उल्टा है अभाज्य। जैसे भाज्य में था ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, तो इसमें लिख देना है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो परिभाषा आराम से याद हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ये देखिए, ये रहेगी स्पेलिंग प्राइम नंबर की, आप लिख लेना, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, तो इसके एग्जाम्पल देखो। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 ही है। 2 में 2 का भाग जाता है संख्या स्वयं का, और 1 जो होता है उसको इसमें गिना नहीं जाता। इस रूल में ध्यान रखना, जो 1 होता है उसको नहीं गिनते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? 3, इसके बाद होता है 5, इसके बाद क्या होगा? 11। आप सोचते जाइएगा कि देखिए इसमें 11 है तो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल 11 से ही जाएगा। जैसे आपके सामने 5 है तो सोचिए 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है क्या? क्या 2 का भाग जाता है? क्या 3 का जाता है? नहीं जाता है, केवल किसका जाता है? 5 का ही जाएगा। जैसे आपके पास 13 हो गई, 13 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 13 में 13 का ही भाग जाता है। और देख लीजिए, जैसे 7 रह गई है, 7 भी थी इसमें, तो 7 में 7 का ही जाता है एक बार, और इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो 7 को विभाजित कर सके, ठीक है। इसके बाद 17 में 17 का ही जाएगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को विभाजित कर सके, ठीक है। तो यही चीज़ें रहती हैं। जैसे 19 हो गया, जैसे 23 हो गया, ऐसे बढ़ते जाओगे तो मिलती जाएंगी। तो ये कुछ ज़्यादा से एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं ताकि आपको प्राइम नंबर पता लगे, अभाज्य संख्याएं पता लगे क्या होती हैं, जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, वो उन्हें बोलते हैं अभाज्य। मतलब वो विभाजित करने योग्य नहीं है, उनको विभाजित नहीं कर सकते हम, और ये जो हैं ये विभाजित करने योग्य हैं, ये और छोटी छोटी संख्याओं में टूट सकती हैं। लेकिन इनकी बात करें तो ये छोटी छोटी संख्याओं में नहीं टूट सकती हैं। जैसे 13 है तो 13 को 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे में नहीं तोड़ सकते हैं, 13 गुणे तो 1 ही लिखा जाएगा। जैसे 7 है तो 7 को हम 7 गुणे तो 1 ही लिख सकते हैं, और इसको और छोटी संख्या में नहीं तोड़ सकते। लेकिन 4 लिखा है ना, तो इसको 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं। तो जिसके गुणनखंड निकलते हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, और जिनके गुणनखंड नहीं निकलते हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, जिनके गुणनखंड निकलते हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, और जिनके गुणनखंड ही नहीं निकलते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने पढ़ लिया है भाज्य और हमने पढ़ लिया है अभाज्य। अब बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, सह अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट 2 संख्याओं पे आधारित है। मतलब हम किन्हीं भी 2 संख्याओं को बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे आपके पास में अगर कोई संख्या है, जैसे आपके पास में 2 है या आपके पास में 3 है, 5 है, तो अकेली वो संख्या सहभाज्य नहीं होती, सहभाज्य संख्याओं का ग्रुप होता है। तो एक कोष्टक में ऐसी 2 संख्याएं हम लेंगे तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो सहभाज्य हैं। मतलब उन दोनों का HCF 1 होता है। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया मैंने 15 और यहाँ पे ले लिया मैंने 16। अब ये दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों है ये सहभाज्य। देखो, अगर हम 15 के गुणनखंड लिखें तो क्या होगा, आप खुद बताइए, सोचिए जरा। तो आप कहोगे 3 गुणित
5, 5 तिया 15, गुणनखंड निकाल दोगे ना, यानी 5 का 3 में गुणा करने से क्या आता है 15। अब यदि हम 16 के गुणनखंड लिखें तो 16 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इन दोनों के गुणनखंड में अगर अच्छे से देखें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 गुणित 5 है, तो इन दोनों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में हो। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 है, जैसे 2 के ऊपर हम 4 की घात लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि 1 2 3 4 बार है तो 2 के ऊपर कितने की घात हम लिख सकते हैं, 4 की घात। अब समझो कि यहाँ पे 2 है, संख्या 2 है, यहाँ पे संख्या 2 दोनों जगह नहीं है। यहाँ पे 3 है तो नीचे नहीं है, मतलब 15 के गुणनखंड में जो चीज आई है वो 16 के गुणनखंड में नहीं आई है, और जो 16 के गुणनखंड में है वो 15 के गुणनखंड में नहीं है। अब इसको समझने के लिए एक और सरल तरीका मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 4 और मैंने लिख दिया 20। अब ये सहअभाज्य है और ये 15 और 16 सहअभाज्य नहीं है। क्यों, देखो बहुत ध्यान से समझना। 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणित 2 हो सकते हैं कि नहीं, और 20 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इन दोनों के गुणनखंडों में 2 जो है, 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल जाते हैं, ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जो दोनों के गुणनखंडों में हो, तो ऐसी दो संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी सहअभाज्य संख्याएं दो संख्याओं के बीच में बता सकते हैं कि वो सहअभाज्य हैं या नहीं है। जैसे 15 और 16 की बात करें तो 15 के गुणनखंड 3 गुणित 5 है, लेकिन 16 के गुणनखंड है 2 के ऊपर 4 की घात, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 15 के गुणनखंड में जो संख्याएं आ रही हैं वो 16 के गुणनखंड में नहीं आ रही हैं, और जो 16 के गुणनखंड में आ रही हैं वो 15 के गुणनखंड में नहीं आ रही है। यानी इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा यहाँ पे है 4 में 2 गुणित 2 है तो 20 में भी 2 गुणित 2 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उनका हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक। तो यहाँ पे भी हम गुणा में कितना लिख सकते हैं, एक। तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर होता है। तो HCF कितना आएगा, एक। मतलब जो भी उभयनिष्ठ में होता है वो HCF कहलाता है। वो अभी आगे चल के आप पढ़ोगे, तो अभी केवल इतना याद रखो, जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है, ऊपर का गुणनखंड और नीचे के गुणनखंड सेम जो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे बताओ, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं निकलती है, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं निकलती है तो हम क्या मान लेते हैं कि एक तो होगी। तो जिनका HCF कितना हो, केवल एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कुछ भी नहीं है सहअभाज्य संख्या, संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF एक होता है। तो आपको डेफिनेशन में यही लिखना है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF कितना होता है, एक होता है। अब कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलते हैं, होते ही नहीं है। जैसे 15 और 16 तो मैंने आपको बताया, तो 15 और 16 दोनों ही सहअभाज्य हैं। जैसे मैंने बताया 5 और 9, ये भी क्या है, सहअभाज्य है। जैसे आप देखोगे 17 और 19, ये भी क्या है, सहअभाज्य है। जैसे आप देखोगे 13 और 20, ये भी क्या है, सहअभाज्य। ऐसी ढेर सारी संख्याएं जो है वो आप लिख सकते हो। तो सहअभाज्य संख्याओं से डरना नहीं है, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है। ऐसी दो संख्याएं दो के अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे 5 और 9 से थोड़ा और समझा देता हूं। जैसे 5 बराबर 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे तो 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 है ना, और 5 का और गुणनखंड नहीं होता तो 5 एकम 5, तो 5 ही आएगा। इसके बाद अगर हम 9 की निकालें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, यानी कि 3 के ऊपर 2 की घात भी हम लिख सकते हैं। तो ये देखो 5 के गुणनखंड में 5 आया है और 9 के गुणनखंड में क्या आया है, 3 के ऊपर 2 की घात, यानी संख्या 3 आई है। ये जो संख्या 3 है, अगर ये ऊपर होती तो हम कह सकते थे कि जो उभयनिष्ठ कौन हुआ, 3, तो ये सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, HCF केवल एक चाहिए। तो 5 गुणित 1 लिख सकते हैं, इसको मन से 1 लिखिए, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो गया, 1। और जो उभयनिष्ठ होता है वही HCF होता है। जब उभयनिष्ठ कुछ निकलेगा ही नहीं तो हम 1 मानेंगे, हमारी मजबूरी होगी। और HCF अगर 1 आ गया, मतलब उभयनिष्ठ अगर 1 हो गया, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूं, आप बताना क्या है। ठीक है, एक संख्या यहाँ पे लिखी है 10 और एक संख्या लिखी है यहाँ पे 24। अब इन दोनों संख्याओं को आपको बताना है कि ये सहअभाज्य हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 10 के गुणनखंड निकाल दोगे। तो ऐसे लिखोगे 2 गुणित 5,
क्लियर हुआ कि नहीं? 2 गुणित 5 10 के गुणनखंड, 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा करोगे 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं 24 की। तो 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालोगे, मैं निकाल के बता देता हूं। देखो अभी गुणनखंड निकालना भी आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखो 2 से भाग करते हैं सबसे पहले। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार जाएगा। फिर देखो 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं इनको गुणा में लिख दो। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब आप एक चीज बताओ कि इन दोनों के, ये 10 के गुणनखंड है और ये 24 के गुणनखंड है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों में देखो 2 यहाँ ऊपर भी आया है और 2 नीचे भी आया है, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो, वही HCF है, कितना है? 2। तो अगर HCF कुछ आया है तो ये सहअभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है, क्योंकि ये 10 और 24 के गुणनखंड में कुछ इन्हें दोनों में ऐसी संख्या है एक जो दोनों में है। और सहअभाज्य कब होती? जब दोनों के गुणनखंड में कुछ भी ऐसा ना होता जो दोनों से मैच न कर रहा हो। मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि वहां पे फिर हम क्या मान लेते? 1। तो HCF कितना आ जाता? 1। और संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ ना? तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सहअभाज्य। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जितना अच्छे से आप लिखोगे उतना बेहतरीन रहेगा। एक एक करके क्रम से मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, बस आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है और बहुत ही बारीकी से समझना है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप वीडियो रोक लीजिए और लिख लेना, ठीक है? ये कुछ संख्याएं। अब अगर आप क्रम से गणित पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आपको भूलना नहीं है। वहां से आपका टाइम भी बचेगा और क्रम अनुसार आप लिखते जाओगे और एक एक वीडियो देख के अच्छे से गणित को कंप्लीट कर लोगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा समझाने में बस टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू का आपका बेस बहुत अच्छा बनाना पड़ता है ताकि आप गणित में थोड़ा स्ट्रांग हो सकें बाकी बच्चों से। उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से और थोड़ा मॉडल पेपर के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा एग्जाम टाइम पे, सब कुछ होगा, बस आपको बड़े ध्यान से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।